जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में हम लोग पदार्थ चैप्टर को पढ़ रहे थे और यह इस चैप्टर का दूसरा वीडियो है। अगर अभी तक आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। पहला प्रश्न हमारा, डैश एक यौगिक नहीं है। कौन सा एक यौगिक नहीं है? ऑप्शन ए लेड, ऑप्शन बी हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन सी चाक, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेड। तो लेड एक यौगिक नहीं है, बाकी सभी क्या है? एक यौगिक है। यौगिक क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में रासायनिक बंध द्वारा जुड़कर जो पदार्थ बनाते हैं उसे रासायनिक यौगिक कहते हैं। जैसे चाक, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि, ये सभी क्या है? यौगिक है। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। आइए बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? ऑप्शन ए ठोस का द्रव में पिघलना, ऑप्शन बी गैसों का द्रव में द्रवीकरण, ऑप्शन सी पदार्थ का किण्वन, ऑप्शन डी द्रव का गैस में वाष्पीकरण। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन होता क्या है, ये चीज़ जान लेते हैं पहले। भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज वो होता है जैसे किसी एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाने पर तथा फिर उसी अवस्था से पुनः प्रथम अवस्था में आ जाए तो हमारा क्या कहलाएगा? फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। जैसे कि पानी को आप जमा देंगे, फ्रिज में रखेंगे तो बर्फ जम जाएगा। तो पानी था पहले, अब वो सॉलिड में परिवर्तन हो गया यानी कि ठोस यानी कि बर्फ बन गया, लेकिन फिर आप उसे पिघला करके पानी बना सकते हैं। तो ये हमारा हो गया भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो आप पुनः उसी अवस्था में वापस ना पाएँ। जैसे कि दूध से दही का बनना, एक बार अगर दूध से दही बन गया तो दही से दूध कभी भी नहीं बना पाएंगे, तो वो हमारा हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। तो ये भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन, ये समझ में आ गया होगा। अब इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पदार्थ का किण्वन। तो पदार्थ का किण्वन क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है ये, और बाकी सभी क्या है? ठोस का द्रव में पिघलना, जैसे कि आप बर्फ से पानी बना लेते हैं। तो ये सभी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। और पदार्थ का किण्वन ये हमारा क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। पदार्थ का किण्वन एक रासायनिक प्रक्रिया है, जैसे दूध से दही का बनना, गन्ने के रस से सिरके का बनना, ये सभी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चाहे एएलपी टेक्नीशियन हो, चाहे ग्रुप डी, चाहे एनटीपीसी, चाहे आरआरबी जेई, ये सभी के सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ऑप्शन ए प्लेटिनम तार का जलना, ऑप्शन बी लोहे में जंग लगना, ऑप्शन सी ईंधन का दहन, ऑप्शन डी अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन। ये क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। बाकी सभी क्या है? रासायनिक परिवर्तन, जैसे ईंधन का दहन, लोहे में जंग लगना, प्लैटिनम तार का जलना। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। चौथा प्रश्न, लोहे में जंग लगना किसका सामान्य उदाहरण है? तो ये आप आसानी से कर पाएंगे, अभी हमने पढ़ा। ये कि हमारा क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब हो जाएगा। दूध का दही में परिवर्तन, अगरबत्ती का जलना, प्लैटिनम तार का जलना, ये सभी के सभी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है। पांचवा प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन बी क्रिस्टलीकरण, ऑप्शन सी निष्क्रियकरण, ऑप्शन डी आसवन। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन की बात हुई है तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। निष्क्रियकरण करना क्या है? एक केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है। बाकी ऊर्ध्वपातन हो गया, क्रिस्टलीकरण हो गया, आसवन हो गया, ये हमारा क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा।
एक रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? एक अंडा पकाना, एक ट्यूब पिघालना और केक को बेक करना, केला सड़ना। कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है ये बताना जाए तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6वें की बात करें तो एक क्यूब का पिघलना, ये हमारा क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। आप क्यूब को पिघला सकते हैं, फिर से आप क्या कर सकते हैं? उसे जमा सकते हैं। तो ये हमारा और बाकी सभी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? गैस से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सब्लिमेशन, ऑप्शन बी डिपोजिशन, ऑप्शन सी कंडेंसेशन, ऑप्शन डी इवेपोरेशन। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा? इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, डिपोजिशन। डिपोजिशन होता क्या है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है। तो क्या कहलाता है? डिपोजिशन कहलाता है। गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था, गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होना डिपोजिशन कहलाता है। नेक्स्ट, ऊर्ध्वपातन। सब्लिमेशन क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। मतलब एक ऐसा पदार्थ जो ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन कहलाता है। जैसे कपूर का जलना, ये हमारा क्या है? सब्लिमेशन है। नेक्स्ट है संघनन। संघनन क्या होता है? कंडेंसेशन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ वाष्प से तरल अवस्था में परिवर्तित होता है तो क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। मतलब वाष्प से तरल अवस्था यानी कि द्रव अवस्था में परिवर्तित होना। जैसे वाष्प का जल में परिवर्तित होना, एक क्या है? संघनन है, कंडेंसेशन है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ तरल अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है। मतलब लिक्विड से द्रव में, वो लिक्विड यानी कि द्रव से सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है। वाष्पीकरण इवेपोरेशन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि यह रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है या नहीं? ऑप्शन ए अवस्था में परिवर्तन, ऑप्शन बी रंग बदलना, ऑप्शन सी गैसों का उत्सर्जन, ऑप्शन सी गैसों का उत्सर्जन और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा? तो जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो कौन सा? हमें अवस्था में परिवर्तन दिख जाएगा, रंग बदलेगा और गैसों में उत्सर्जन, ये सभी के सभी प्रक्रिया चेंज यानी कि हमें उसमें देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? ऑप्शन ए पानी का बर्फ में परिवर्तन, ऑप्शन बी मानव में पाचन, ऑप्शन सी मानव में श्वसन, ऑप्शन डी दूध से दही का बनना। अगर आप आपसे फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज देखिए कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन अगर अब आपके सामने आएंगे तो आप इस तरह के क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो 9वें प्रश्न का ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी का बर्फ में परिवर्तन। यह हमारा क्या है? भौतिक परिवर्तन है। फिर से आप बर्फ से पानी बना सकते हैं, पानी से बर्फ बना सकते हैं। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता? तो मतलब ये कौन सा नियम कहता है? ऑप्शन ए स्थिर अनुपात का नियम, ऑप्शन बी द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऑप्शन सी व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ऑप्शन डी ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन फ्रांसीसी वैज्ञानिक एंटोनी लेवोजियर ने किया था। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात एक रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखने हैं। 11वां प्रश्न,
संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुरूप होता है? ऑप्शन ए गुणित अनुपात का नियम, ऑप्शन बी गैसीय आयतनों का नियम, ऑप्शन सी एवोगाड्रो का नियम, ऑप्शन डी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। हम लोग एक टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज और एक टॉपिक वाइज हम लोग चल रहे हैं। जैसे अभी हमने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज को पढ़ा। अब हम लोग द्रव्यमान संरक्षण के नियम से आधारित जितने क्वेश्चन पूछे गए उसको करेंगे, फिर स्थिर अनुपात का नियम। इसी प्रकार से हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करते जाएंगे, वो भी सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करते चलिए। एक संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप होता है। 12वां प्रश्न, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग परिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए निश्चित अनुपात का नियम, ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऑप्शन सी रासायनिक संयोजन का नियम, ऑप्शन डी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा? तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? तो स्थिर अनुपात के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट बायल ने, ऑप्शन बी जोसेफ प्रोस्ट ने, ऑप्शन सी जैक्स चार्ल्स ने, ऑप्शन डी एंटोइन लेवोसियर ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोसेफ प्रोस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम को प्रतिपादित किया था। जोसेफ प्रोस्ट ने स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था। इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व द्रव्यमान के अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। मतलब जोसेफ प्रोस्ट ने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। उन्होंने बताया कि रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व द्रव्यमान के अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वो यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं? तो ये अभी हमने पढ़ा था। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम ही यही कहता है कि निम्नलिखित में जो रासायनिक पदार्थ हमेशा वही समान तत्व और वजन, उनका मतलब जो अनुपात होगा एक निश्चित अनुपात में होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थिर अनुपात का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑप्शन नंबर 15 प्रश्न, CaO में द्रव्यमान के अनुसार Ca और O का अनुपात क्या होता है? तो अगर हम बात करें कार्बन की तो इसका हो जाएगा 40 और इसी तरह से ऑक्सीजन की बात करें तो इसका हो जाएगा 16। तो आप इसको 4 से काटेंगे, 4 दहम 40 और 4 चौके 16, 4 आ गया, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? 5:2, 5:2 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से, कार्बन का कितना हो जाएगा? 40 और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16। तो 4 दहन 40 और 4 चौके 16। यहाँ पे 10:4 आया, फिर आप इसको 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। तो 5:2 मतलब ए नंबर आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, अमोनिया में N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा अनुपात में होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, अमोनिया में जो द्रव्यमान होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, वो कितना होता है? 14:3 का होता है, यानी कि 14:3 का होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण सेशन। वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।